हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज इस सेशन में हम लोग ओजोन और ओजोन विघटन के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये ओजोन और ओजोन विघटन जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 है, क्योंकि इसका पार्ट 1 जो है सो आप कवर कर चुके हैं। और जिस दिन पार्ट 1 मैंने लाया तो उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, और चूँकि हम अब यूपीएससी के साथ साथ इसमें स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं। और स्टेट पीसीएस में आपका इसमें यूपी पीसीएस का, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, बिहार पीसीएस का, उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान पीसीएस का, सभी पीसीएस के प्रश्नों को हमने शामिल कर लिया है। तो इसलिए इसमें प्रॉपर ओजोन विघटन का प्रभाव और ओजोन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है वो तो है ही साथ उसके आगे पीछे जो भी प्रश्न बनेंगे और जो भी कंटेंट आएंगे वो भी हम आपको बताते जाएंगे। और इससे पिछला जो सेशन था उसमें आपने मैपिंग के लिए पहला लेक्चर आप देख लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि वो मैपिंग का सीरीज कंटिन्यू चले, मैं उसका पार्ट 2, 3 लेके आऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ इसे कंटिन्यू किया जाए और मैपिंग सेक्शन कंटिन्यू, क्योंकि अभी आने वाले जो भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है सभी में मैपिंग का महत्व बढ़ते जा रहा है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में हम आपके साथ करंट अफेयर्स के सेशन भी लाएंगे। तो जैसे जैसे ये क्लास बढ़ते जाएगा हम करंट अफेयर्स के सेशन को भी जुड़ते जाएंगे और क्लास के डायमेंशन को बढ़ाते जाएंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम एजुकेशन प्लस है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका जो है सो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आपका जो शेयर लाइक होता है वो एक मोटिवेशन देता है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसे भी ज्वाइन कर लिए, ताकि कोई भी क्लास छूट जाता है या बीच में आप ब्रेक कर लेते हैं तो आप वहाँ से टेलीग्राम पर से जाके इसको दोबारा देख सकते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है? तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक पदार्थ है। ओजोन रिक्तिकारक कहने का अर्थ है कि इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ या गैस है जो ओजोन विघटन या ओजोन डिप्लेशन के लिए उत्तरदायी है, ये हमें पहचान करनी है। तो कुछ क्वेश्चन तो उस पर थे, एक दो क्वेश्चन बचा हुआ था इसलिए हमने इसको कवर कर लिया। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2012 में प्रीलिम्स में अपर में पूछा हुआ है। तो इसमें है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम संक्षिप्त में CFCS कहते हैं, हाइलोन्स है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये बेसिकली अग्निशमन में यूज़ किया जाता है, अग्निशमन में, फायर ब्रिगेड में। तो निसंदेह कई बार कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपको स्रोत भी पूछ सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो एक ओजोन रिक्तिकारक पदार्थ में कार्बन टेट्राक्लोराइड भी, दूसरा हैलोन्स भी है, और तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का परमाणु शामिल है। तो ये प्रारंभ में तो संयुक्त रहता है, लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जब इस पर सूर्य के यूवी का प्रहार होता है तो ये फिर 3 स्वतंत्र अणुओं या गैसों में ब्रेक हो जाता है, यानी कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन के अणुओं में ये निकलता है। तब जाकर ये जो खासकर क्लोरीन है ये ओजोन से श्रृंखला अभिक्रिया करता है, और वो भी चेन रिएक्शन करता है जो ओजोन विघटन का कारण बनता है। तो इस प्रश्न में जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही इसमें सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इजी है, और वो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन अभामंडल यानी ओजोन हॉलो का पता लगाया था, है ना? तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तिब्बत पठार के ऊपर का
बात हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कई बार हम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल की बात करें, लेकिन ये ओजोन होल जो ओजोन हैलो है, ओजोन आभा मंडल है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसकी पता या जानकारी जो है सो G.W. कैंट मूर के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? G.W. कैंट मूर के द्वारा। और ये भी यूपीपीसीएस 2013 के मेंस में आया हुआ प्रश्न है, तो ये रिपीट होने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है कि वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो आपको याद होगा कि हमने जब इसका डिस्कशन किया था तो उसने बताया था कि सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिकों के दल ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, और इस ब्रिटिश टीम का नेतृत्व कर रहे थे जोसेफ फोरमैन। कौन कर रहे थे? जोसेफ फोरमैन। तो ये भी एक प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दल जिसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल का पता लगाया था, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, है ना? तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये पूछा जा सकता है। तो वो कौन है नेतृत्व करने वाले? जोसेफ फोरमैन है। ये भी यूपीपीसीएस 2013 के मेंस में था, कि पिछला क्वेश्चन भी 2013 के मेंस में था, ये भी, यानी ओजोन विघटन पर यूपीपीसीएस में बराबर प्रश्न पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये बेसिकली हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित है। तो बेसिकली ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इस पर हम और थोड़ा सा आपको डिटेल बता देंगे आगे चलकर। लेकिन अम्ल वर्षा को नियंत्रण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटोकॉल है, उसको हम कहते हैं हेलसिंकी प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पूछेगा कि हेलसिंकी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण पर तो वैसे कई सारा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक CMS है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, और दूसरा जो एक साइट्स है, आप इसको भी रख सकते हैं। तो साइट्स भी इससे संबंधित है। हरित गृह गैसों के नियंत्रण से संबंधित कौन सा है? तो इस पर हम कोप कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं एक तरीके से, तो ये है। तो क्लियर हो गया कि ओजोन परत के रक्षण से संबंधित जो है कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे, और 1989 से इसके प्रावधान आप एक बार देख लेना लागू हैं, जो ओजोन के विघटन के लिए उत्तरदायी गैस हैं उसके नियंत्रण से ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पहले इस तरह के प्रश्न में आपको इसको सर्किल कर लेना चाहिए, तो हमें फोकस रहता है। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा हुआ है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर आपको पता है तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पर? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, और उसमें हमने एजेंडा 21 अपनाया था भविष्य के लिए, तो ये सही है। हमें गलत निकालना है। दूसरा है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, ये भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, यानी कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 92 में। इसमें और 5 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 97, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, तो उस हिसाब से ये भी सही है, यानी सी भी सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। कार्बन व्यापार का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं है। अभी हमने देखा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि ओजोन संरक्षण पर है, ओजोन कंजर्वेशन पर है, ओजोन कंजर्वेशन पर है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से कार्बन व्यापार कहाँ से निकला हुआ है? तो कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से निकला हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन पर जो कॉप कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, अभी दोहा में चल रहा है, UAE में, तो ये जो है सो क्योटो प्रोटोकॉल से निकला हुआ है कार्बन बाजार का कॉन्सेप्ट। और कार्बन व्यापार या कार्बन बाजार का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्फ्रेंस 1997 में हुआ था। कहाँ पर? तो जापान के क्योटो शहर में हुआ था।
तो इसलिए इसमें डी हो गया हमारा आंसर, कि सुमेलित नहीं है तो डी सुमेलित नहीं है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देखो ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान, एमपी, जितने भी हिंदी भाषी पीसीएस हैं सभी में कई बार पूछा गया है। तो हमने एक ही प्रश्न इसके लिए लिया है ताकि हमें डेट याद रहे। बाकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो ये कई बार पूछा गया है। तो 16 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस या ओजोन संरक्षण दिवस का आयोजन करते हैं, आपको पता होगा। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था या उस पर सिग्नेचर किए गए थे, ये ध्यान रखेंगे। कई बार ये पूछा जा सकता है कि 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उस तिथि को संधि हुई थी, उस पर हुआ था। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, आपको पता ही होगा। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को प्रत्येक वर्ष। इसी तरीके से 2 आपके लिए छोड़ देते हैं। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपका जो आंसर हो गया, क्या हो गया, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ पर देखिए, सुमेलित नहीं है इसके बारे में पूछा हुआ है। तो उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओजोन विघटन के लिए क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। तो हमने पढ़ा है कि ओजोन विघटन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, तो ये ऑप्शन सही है। अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ही अम्ल वर्षा है। तो अम्ल वर्षा कराने वाली गैसें कौन सी है, तो कई सारी गैस हैं, जिसमें एक अम्ल वर्षा कराने के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है। दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। दूसरा कौन सा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ अन्य गैस हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण के नमी से, यानी कि वातावरण के नमी कहने का है H2O से अभिक्रिया करती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वातावरण के नमी H2O से अभिक्रिया करती है तो ये हमें प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, ये हमें प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक अम्ल प्रोड्यूस करता है, H2SO4 प्रोड्यूस करता है। इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो दूसरा है वो जब अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रिक अम्ल प्रदान करेगा, नाइट्रिक अम्ल प्रदान करता है। और जब यही दोनों अम्ल की बूंदें वर्षा जल के साथ धरातल पर आता है, वर्षा जल के साथ, तो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। लेकिन अम्ल वर्षा कहलाने के लिए ये जरूरी है कि उस वर्षा जल का जो पीएच मान है लेस देन 5.6 या उससे कम हो, तब ऐसे वर्षा जल को हम एसिडिक रेन के रूप में जानते हैं। तो यही ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि अम्ल वर्षा कराने वाली गैस पूछा गया है, जबकि इसमें नाइट्रिक अम्ल तो एक तरीके से एसिड है, वो कारण नहीं अम्ल वर्षा का। तो ये है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन हमारा तो बी उत्तर हो गया, बट ओजोन विघटन के लिए क्लोरोफ्लोर उत्तरदायी है। रॉकेट ईंधन में केरोसिन ऑयल का भी यूज होता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसका अर्थ है कि ए, सी और डी इसमें सही, और बी क्या है, गलत है, जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाहर करने के, फेजिंग आउट यानी बाहर करने के मुद्दे से संबंधित, ये IAS 2015 में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि अभी जो नागोया प्रोटोकॉल है ये जैव विविधता संरक्षण पर है। सबका लिख देते हैं, तो ये भी आप लिखते जाइएगा, जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, और साथ ही साथ इसके न्यायपूर्ण वितरण पर है, इसके न्यायपूर्ण वितरण पर है। तो जैव विविधता के संरक्षण और उसके न्यायपूर्ण वितरण पर कौन सा है, नागोया प्रोटोकॉल, जो कब हुआ था, 2010 में। क्योटो प्रोटोकॉल अभी आपको बताया कि ये किस पर है, 1997 में हुआ है, और ये क्या है कि ग्रीन हाउस गैस की
उत्सर्जन में कमी लाने पर है, ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन में कमी लाने पर है, कमी लाने, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो जलवायु परिवर्तन समन पर है, 1997 में हुआ है। ब्रेटन वुड जो है ना, ये जस्ट 1945 के बाद वैश्विक स्तर का सम्मेलन, जिसमें वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में आया, IMF अस्तित्व में आया, तो इस तरह की संस्था को हम ब्रेटन वुड संस्था के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन से जिन संस्थाओं का अस्तित्व आया, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। तो वर्ल्ड बैंक, IMF इसी प्रकार के हैं। तो इसका अर्थ है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका एग्जाम्पल, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जस्ट डिस्कशन किया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है, तो वो कैसे करेगा। तो बेसिकली इसमें यह है कि ओजोन विघटनकारी गैसों के उत्सर्जन में चरणबद्ध रूप से कमी लाने पर ये संबंधित है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, ये स्किन कैंसर, त्वचीय कैंसर का कारण हो सकता है, ये है। और ये भी ओजोन से है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है, इसको रोकता कौन है, इसको रोकता है ओजोन गैस, रोक लेता है। और प्रश्न इसका अर्थ ये है कि अगर ओजोन खत्म हो जाए, वायुमंडल का कम हो जाए, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रे है ये धरातल पर अधिक आएगा, और धरातल पर अधिक आने से ये जीवों में, मानव में त्वचा कैंसर का कारण बनेगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये आप देख लो, UPPCS प्री 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कथन कारण, इस बार UPSC में इस तरीके के प्रश्न पूछे थे, जबकि आप देखो UPPCS मेंस में 2010 में ही ये क्वेश्चन आया है, और UP UDA LDA के मेंस में 2010 में रिपीट हुआ है। तो और इस बार 2023 में जो सिविल सेवा का प्रीलिम्स हुआ है, 2023 के सिविल सेवा के प्रीलिम्स में इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे गए। कथन है ए कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक। हम जानते हैं जैविक जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि ओजोन वायुमंडल में, जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, समताप मंडल में, वो एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, क्योंकि ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। तो जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। अब उसका कारण दिया है कि ओजोन परत पृथ्वी की को उच्च ऊर्जा विकिरणों से संरक्षित करती है, ये भी सही है कि ओजोन गैस जो है सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं उसको धरातल पर आने से रोकता है, जिसके कारण धरातल के जीव जंतु प्राणी कई प्रकार के बीमारियों और हानिकारक रेडिएशन के प्रभाव से बच पाते हैं। तो नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर कर अर्थ चुनना है। तो इसमें कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, ऊर्जावान विकिरण को रोकता है, तभी तो ये जीवन के विकास में सहायक या जैविक जीवन के लिए आवश्यक है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। साथ ही साथ आप तीन ध्यान, एक ही सम्मेलन की बात हुई है, लेकिन ओजोन कंजर्वेशन पर जो सबसे पहला कन्वेंशन है या सम्मेलन, वो है वियना सम्मेलन, है ना। इस तीनों को आप लिख लीजिएगा, कई बार पूछ लेगा कि इनमें से कौन से संधि सम्मेलन वियना ओजोन कंजर्वेशन से। तो एक वियना कन्वेंशन है, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन कंजर्वेशन पर विश्व का प्रमुख सार्वभौमिक समझौता संधि माना जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देशों का कई सम्मेलन, जो सबसे लास्ट हुआ है वो हुआ है ओजोन कंजर्वेशन पर, जिसको हम किगाली समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं, किगाली समझौता कहते हैं। ये अफ्रीका के देश रवांडा में हुआ है, और किगाली कन्वेंशन 2016 में हुआ है, और 2016 में हुआ है, चरणबद्ध रूप से इसे लागू किया गया है, और विकसित विकासशील सभी प्रकार के देशों के लिए अलग अलग तरीके से इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये प्रश्न एक हो जाएगा कि इनमें से कौन से संधि समझौते ओजोन कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों हो जाएंगे, और मोस्ट VVI क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। तो अब आपका जो है सो ओजोन वाला UPSC
और स्टेट पीसीएस जितने भी प्रश्न थे सभी आपके कवर कर दिए गए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ये यूट्यूब चैनल का नेम है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास लिंक जाता होगा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए जानकारी बांटने से बढ़ता है, ये एक ऐसा धन है कि आप इसको जितना शेयर कीजिएगा, जितने लोगों के बीच इसकी लेकर चर्चा कीजिएगा, उतना ही जानकारी बटेगा। विश्व में सभी धन ऐसे होते हैं जो बांटने से इधर उधर या कुछ अलग तरीके से उसका व्यवहार हो सकता है, लेकिन विद्या धन एक ऐसा है कि आप जितना इसको शेयर करेंगे, जितना बांटेंगे, उतना आपका बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आपके मित्र ग्रुप में जो आपके फ्रेंड सर्किल का ग्रुप होता है, हर एक लोगों के ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप में भी शेयर कीजिए यदि वह स्टडी वाला सर्किल है, ताकि लोग उसका बेनिफिट उठा सकें। और साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल है, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा, तो हमें थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा, तो हम और आपके लिए काम करेंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कितना इन लोगों के लिए मेहनत करते हैं और ये लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है ना, कई बार आप देखते हैं बड़ी जोशो उत्साह से शुरू करते हैं और आप लोगों का इंतज़ार करते रहते हैं कि ये लोग लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बट जब आप लोग नहीं अपना रुझान दिखाते हैं तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपका वीडियो कंटिन्यू सीरीज में आते रहेगा। अब जैसे ये आपको मिलेगा, अब आगे जो होगा वो बेसिकली हम चलेंगे बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक पे। तो अगला जो PYQS होगा वो बायोडाइवर्सिटी से होगा। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।